बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सर्जरी में आज का हमारा लेक्चर नंबर 31। In the previous lecture we have discussed about acute pancreatitis. So acute pancreatitis के लिए दो बातें याद रखें कि उसका मोस्ट कॉमन काज गाल स्टोन है और सेकंड मोस्ट कॉमन काज अल्कोहल है, ठीक है। और पाकिस्तान में तो मोस्ट कॉमन काज गाल स्टोन है और इथेनॉल, तो उसमें वो तो मुस्लिम कंट्री है तो इथेनॉल की वजह से ज़्यादातर नहीं होती। अच्छा, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में हमने पढ़ा था कि वो किस चीज़ की वजह से होती है, तो ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियास, ऑटो डाइजेशन, सेल्फ डाइजेशन ऑफ पेंक्रियास। वो क्यों होती है कि उसकी वजह ये थी कि ट्रिप्सिन अगर पेंक्रियास के अंदर एक्टिवेट हो जाए तो ट्रिप्सिन बाकी एंजाइम की एक्टिवेशन कर देती है और उसकी वजह से फिर पेंक्रियास की सेल की डाइजेशन होगी। अच्छा, तो ट्रिप्सिन नॉर्मली एक्टिवेटेड होता है इन द ड्यूडेनम और वो एंटेरोकाइनेज एंजाइम की वजह से एक्टिवेट होती है। अगर कुछ कंडीशन ऐसे काजेस हो जिसकी वजह से वो इनसाइड द पेंक्रियास ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाए तो बाकी एंजाइम भी एक्टिवेट करेगी और इसकी वजह से क्या होगी, इसकी वजह से ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियास और उसकी वजह से सर्स, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेनसन क्राइटेरिया। रेनसन क्राइटेरिया के थ्रू हम इसकी सेवेरिटी ऑफ द एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को मालूम कर सकते हैं। तो रेनसन क्राइटेरिया, रेनसन क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर द सेवेरिटी ऑफ पेंक्रियाटाइटिस, फॉर severity of pancreatitis, ठीक है, severity of acute pancreatitis, ठीक है। acute pancreatitis sudden inflammation of the pancreas। अब ये क्राइटेरिया के लिए अगर पेशेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हमारे पास ये पॉइंट हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इसके लिए याद रखें गाला, गाला नमूने को याद रखें। सो जी पर ग्लूकोज, जी पर ग्लूकोज, और ए पर एस्पार्टेट, AST, और एल पर LDH, और ए पर एज, और W पर WBC, ठीक है। अच्छा, अगर ग्लूकोज की नॉर्मल रैंडम वैल्यू हम चेक करें, रैंडम वैल्यू ग्लूकोज की कितने होती है, 140 से कम, 140 से कम। इस कंडीशन में ग्लूकोज की लेवल हमारे पास क्या होगी, 200 mg/dl। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर उनके लिए हम स्कोर जो देते हैं तो वो 1 पॉइंट, ठीक है। AST का मतलब है अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम हमारे पास टिश्यू इंजरी या सेल इंजरी की वजह से ब्लड में सिक्रीट होते हैं। अब एस्पार्टेट की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास कितनी है, एस्पार्टेट की, ये एस्पार्टेट के लिए याद रखें, एस्पार्टेट एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है। तो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज के लिए जो निमोनिक है वो याद रखें, ये LDH एस्पार्टेट, ये हम ज़्यादातर टेस्ट में मालूम करते हैं। एस्पार्टेट और LDH टिश्यू इंजरी या निक्रासिस में हमारे पास सिक्रीट होती है। अगर एस्पार्टेट हमारे पास होती है, अगर आप लाहौर में है तो लाहौर में फिर PKR यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ RMB, ठीक है। तो L पर लीवर, H पर हार्ट, और S पर स्केलेटल मसल, और P पर पेंक्रियास, और ये PKR, ये क्या है, ठीक है।
K पर किडनी और R पर RBC। सिंपल है। PKR लाहौर LHS तो लीवर, हार्ट, स्केलेटल मसल, पेंक्रियास, किडनी, RBC, इन जगहों की टिश्यू डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए तो फिर इसकी वजह से अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज हमारे पास क्या होगी, ब्लड में ज्यादा होगी। ठीक है, तो अस्पार्टेट की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये हमारे पास नॉर्मल जो वैल्यू है इसकी है 10 to 40 यूनिट पर लीटर। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास पेंक्रियास की टिश्यू इंजरी है, तो पेंक्रियास में इस कंडीशन में अगर 250 से ये ज्यादा हो जाए 250 यूनिट पर लीटर, तो फिर इसके लिए हम जो पॉइंट देते हैं तो वो भी 1 स्कोर। कितने? 1। सिंपल है। एलडीएच के लिए याद रखें एलडीएच इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। तो जिधर भी इन्फ्लेमेशन हो, टिश्यू इंजरी हो, तो उसकी वजह से एलडीएच हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। एलडीएच स्टैंड पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और एलडीएच का काम है पायरुवेट को कन्वर्ट करना लैक्टेट में। एलडीएच हमारे पास कहाँ पे होती है? अगर एलडीएच की मकदार ज्यादा है तो इसका मतलब ये हमारे पास नेक्रोसिस सिग्नल है। ये क्या है? नेक्रोसिस सिग्नल। सिंपल है, नेक्रोसिस सिग्नल है। एलडीएच की मकदार ज्यादा हो तो हमें पता चलता है कि बॉडी पे कहाँ पे टिश्यू की नेक्रोसिस हो रही है या टिश्यू की डेथ, सेल डैमेज है। सेल की डेथ की वजह से एलडीएच हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज। इसकी नॉर्मल वैल्यू है हमारे पास कितने, 140 से 280 तक। नॉर्मल कंडीशन में बॉडी में कुछ नेक्रोसिस तो होती है, टिश्यू डेथ होती है, मिसाल के तौर पर आरबीसी। तो आरबीसी की 120 डेज जब पूरा हो जाए तो इसके अंदर जो प्रोटीन है स्पेक्ट्रिन एंड कायरिन, तो उसकी वजह से वो डीनेचर होगी और उसकी वजह से फिर स्प्लीन में उसकी लाइसिस होगी। तो नेक्रोसिस में हमारे पास एलडीएच क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो ये भी नेक्रोसिस क्या है, सिग्नल है। और ये इसमें लिख ले पाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल, पाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल सेल ऑफ द बॉडी। आप लेबोरेटरी की टेस्ट देखे तो उसमें अस्पार्टेट एलडीएच होगी। ठीक है, इसमें अस्पार्टेट है तो मसला लीवर, हार्ट, स्केलेटल मसल, पेंक्रियास, किडनी, आरबीसी में कहाँ पे उसकी नेक्रोसिस होगी, तो उसकी वजह से अस्पार्टेट ज्यादा है। इस कंडीशन में पेंक्रियास की टिश्यू की डैमेज है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में, तो एएसटी हमारे पास क्या है, रेस है। एलडीएच की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास कितने होती है, एलडीएच वो हमारे पास है 140 से 280 यूनिट पर लीटर। अगर इनकी वैल्यू 350 से ज्यादा हो जाए, 350 यूनिट पर लीटर, तो इसके लिए फिर हम जो पॉइंट देते हैं वो 1 स्कोर। ठीक, अच्छा। एज अगर 35 से 55 से ज्यादा है, 55 ईयर, एज 55 ईयर से ज्यादा है, तो फिर इनके लिए हम कितना स्कोर देते हैं, तो फिर इनके लिए हम 1 स्कोर देते हैं। पेशेंट की एज 55 से ज्यादा है तो फिर कितना, इसके लिए 1 पॉइंट देंगे। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितने, रेंज कितना है, 4000 से 11000 पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। तो उसमें अगर ये हमारे पास 16,000 पर माइक्रो लीटर से ज्यादा हो तो फिर इनके लिए हम जो पॉइंट देते हैं वो 1 पॉइंट। और ये रेंसन क्राइटेरिया जब पेशेंट आ जाए और एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम ये मालूम करते हैं, पॉइंट करते हैं। ग्लूकोज की लेवल इसलिए ज्यादा होगी कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में हमारे पास एक्सोक्राइन सेल की भी डेथ होगी और इसके साथ साथ एंडोक्राइन सेल। तो एंडोक्राइन सेल अगर बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो फिर ग्लूकोज की लेवल ज्यादा होगी। 60% तो हमारे पास पेंक्रियास एंडोक्राइन सेल में क्या है, बीटा सेल है, तो ग्लूकोज की लेवल
ज्यादा होगी, और AST इसलिए ज्यादा होगी कि दिस इज द सिग्नल फॉर दीज, तो पेंक्रियास इसमें है। LDH जितने भी बॉडी के सेल्स है मोस्टली, तो उसमें LDH सिक्रीट होते हैं जब वो इंजर हो जाए, तो ये निक्रासिस सिग्नल है। एज ज्यादा हो तो उसकी वजह से, और इसमें इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन में क्या इंक्रीज होती है, WBC। ठीक है, तो इनके लिए हम कितना एक होते हैं हमारे पास ALT, एक AST है और एक ALT। अगर लीवर के लिए आप स्पेसिफिकली जो पॉइंट कर देते हैं तो वो हमारे पास है ALT, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज। अच्छा, जिस तरह हम टिश्यू, अगर हार्ट की जो सेल है उसकी डैमेज हो जाए तो हम क्या मालूम करते हैं, ट्रोपोनिन। तो उसकी वजह, इसलिए हम हार्ट लीवर के लिए क्या पॉइंट कर देते हैं, लीवर। तो इसमें लिख लिए मेनली फाउंड इन लीवर, मेनली फाउंड इन लीवर। अगर हम स्पेसिफिकली लीवर के लिए पॉइंट कर देते हैं तो उसमें तो एस्पार्टेट ज्यादा होगी, लेकिन स्पेसिफिकली ALT स्पेसिफिक फॉर लीवर। ठीक है, अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन है? ठीक, ये इसके लिए GLA या गाला जिस तरह आपको आसान हो, तो ये पार द एडमिशन, G पार ग्लूकोज, A पार अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, और L पार LDH, और A पार H, और W पार WBC। ठीक है, और इन सारों के लिए हम कितना एक एक पॉइंट देते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है तो आफ्टर 48 आवर, आफ्टर 48 आवर हमारे पास, तो इसके लिए जो निमोनिक है तो वो सी हॉब्स। ठीक है, अच्छा इसमें हम पहले C पार कैल्शियम और H पार हेमेटोक्रेट। व्हाट इज हेमेटोक्रेट? हेमेटोक्रेट पाल वॉल्यूम ऑफ RBC इन द ब्लड। RBC की वॉल्यूम कितना है तो वो हेमेटोक्रेट है। हेमेटोक्रेट मालूम कर देते हम वॉल्यूम ऑफ RBC एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमें हेमेटोक्रेट बताता है कि RBC की वॉल्यूम, RBC ज्यादा है तो हेमेटोक्रेट ज्यादा, तो इसमें हम हेमेटोक्रेट H बार हेमेटोक्रेट। अच्छा, और O पार ऑक्सीजन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और B पार बेस डेफिसिट, और B पार ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN इंक्रीज, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अच्छा, और इसमें S पार सिक्वेस्ट्रेशन, फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन, रानसिंग क्राइटेरिया में हर एक के लिए हम एक एक स्कोर देते हैं, एक एक पॉइंट देते हैं। ठीक है, अब देखो फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी एंजाइम एक्टिवेट होती है, इलास्टेज, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स इंजरी और ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग होगी, ये इन्फ्लेमेशन है। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में बॉडी के जितने भी टिश्यूज है तो उसकी क्या होगी, इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सेल इस तरह स्ट्रेच होगी, तो फिर ये फ्लूइड लीक होगी। अगर तो इसको कहते हैं फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन या फ्लूइड लीकेज। ठीक है, अच्छा, फ्लूइड लीकेज आउटसाइड ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इसमें जो लास्ट में जो एस है तो वो सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन।
अब कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास कितने होती है ब्लड में? कैल्शियम की ज़्यादातर लेबोरेटरी तो 12 लेते हैं, लेकिन वो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू इसकी है 8.5 से 10.5, इस तरह जो नॉर्मल वैल्यू तो लेबोरेटरी वाले देते हैं। ठीक है, बस इसके साथ आपने क्या करना है, मैचिंग करना है कि नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। तो इस कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू 8 mg/dl से कम है तो इनके लिए जो हम पॉइंट देते हैं वो 1 पॉइंट। ठीक है, अच्छा, हेमेटोक्रेट पाल होगी। हेमेटोक्रेट इसलिए इसमें हमारे पास जो इसकी मतलब हेमेटोक्रेट डिक्रीज होगी तो वो 10% से ज़्यादा डिक्रीज होगी, 10% से ज़्यादा, तो इसके लिए 1 पॉइंट देते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्या है, ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल में हमारे पास क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये फ्लूइड लॉस होगी तो आरबीसी की लेवल क्या होगी, ज़्यादा, तो हेमेटोक्रेट ज़्यादा। लेकिन हम बाहर से क्या देंगे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में, आईवी फ्लूइड, तो आईवी फ्लूइड देंगे, उसमें तो आरबीसी नहीं है। हाँ, सिर्फ हम आईवी फ्लूइड देते हैं, तो फ्लूइड जब देते हैं तो फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा होगी और उसमें आरबीसी कम, तो हेमेटोक्रेट पाल। ठीक है, अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लूइड की लॉस होती है, फ्लूइड की लॉस होती है तो उसकी वजह से शॉक होगी, तो शॉक में ऑक्सीजन की सप्लाई कम, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम, तो 60 mm ऑफ Hg। और नॉर्मल वैल्यू हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 80 से 100 तक ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर 60 से कम हो तो फिर इनके लिए हम जो पॉइंट देते हैं वो 1 पॉइंट है। अच्छा, अगर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो इसका मतलब है कि फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी और उसके रिजल्ट में क्या बनेगी, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड इसका मतलब है कि वो एसिड बनेगी, तो ये बेसिसिटी कम होगी या बेस, वो तो एसिड बनेगी तो बेस डेफिसिट, बेस कम। तो अगर बेस डेफिसिट हमारे पास कितने हैं, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इससे ज़्यादा अगर बेस डेफिसिट है तो फिर इनके लिए हम 1 पॉइंट देंगे, सिंपल है। अच्छा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अगर इससे फ्लूइड लॉस होती है, फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन होती है, तो इसका मतलब है परफ्यूजन टू द किडनी विल बी डिक्रीज, सिंपल है। तो इसका मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ डिक्रीज, तो यूरिया की जो एक्सक्रीशन है वो कम होगी, तो ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन की लेवल क्या होगी, ज्यादा। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की लेवल अगर ज्यादा हो कितने, 5 mg/dl, तो फिर इसके लिए हम जो पॉइंट देते हैं वो 1 पॉइंट है। अच्छा, फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन, अगर फ्लूइड लॉस हो जाए 6 लीटर से ज्यादा, बॉडी में कितना फ्लूइड है टोटल, ये वैल्यू ठीक है, आप चेक कर लें, रेंसन क्राइटेरिया, इसमें कोई मसला तो नहीं। बॉडी में हमारे पास कितना फ्लूइड है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कितने हैं और एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड में या ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा, टोटल 42 लीटर। इसमें हमारे पास सेल के अंदर जो है तो वो 28 लीटर है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे पास 10 to 12 लीटर और 3 लीटर हमारे पास किस में होती है, प्लाज्मा। इसकी वैल्यू सिंपल, ठीक है। अब ये सारे के सारे कितने बनते हैं, टोटल स्कोर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 है। अच्छा, तो फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन हमारे पास 6 लीटर होगी। नॉर्मल अगर आप सोचते हैं कि ब्लड की वॉल्यूम कितने हैं, ब्लड बॉडी में ब्लड कितने हैं, 5 to 6 लीटर, बट इन दिस कंडीशन एक जो हमारे पास सेल के अंदर जो है, सेल की भी श्रिंकेज होगी, सेल से भी फ्लूइड बाहर होगी, तो उसकी वजह से ये 6 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो तो फिर इनके लिए
1 पॉइंट देते हैं। अब इसके इंटरप्रिटेशन हम किस तरह करेंगे? इससे हमें सेवेरिटी ऑफ पेंक्रियास मतलब के डेथ की चांसेस कितने हैं, इस पेशेंट की बचने के चांस कितने हैं और डेथ की, तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम किस तरह करेंगे? इंटरप्रिटेशन, अगर हमारे पास ये टोटल स्कोर 0 से 2 तक है तो फिर मोर्टेलिटी चांसेस कितने हैं? मोर्टेलिटी डेथ की चांसेस 1% है, डेथ की चांसेस फिर 1% है। अगर 3 से 4 ये स्कोर बनता है तो फिर 15% चांसेस है, और 5 to 6 है तो फिर हमारे पास 40% चांसेस है, और 7 है या 7 से ज़्यादा है तो फिर 100%। सिंपल है। ये स्कोर टोटल स्कोर अगर हम इसकी सम अप कर दे और ये 0 से 2 तक है तो 1% चांसेस है पेशेंट की, और 3 to 4 है तो फिर 50% है, 5 to 6 है तो वो, और 7 या 7 से ज़्यादा है तो फिर 70% चांसेस है। अगर कुटिनियस साइन आ जाए तो फिर भी इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ। और कुटिनियस साइन कौन कौन सी है? कोलिन साइन, हाँ, ग्रे टर्नर साइन और फॉक्स साइन। तो क्यूलिन साइन के लिए इस तरह याद रखें, क्यूलिन साइन इसमें यू है तो अराउंड द अम्बिलिकस ब्रूजिंग होगी, ठीक है। ग्रे टर्नर साइन बस याद रखें कि वो प्लैंक एरिया में हमारे पास ब्रूजिंग होगी, और फॉक्स साइन तो लेस कॉमनली होता है और वो इंग्वाइनल या अपर थाई आप में होता है ब्रूजिंग। अब इनसे तो रॉनसन क्राइटेरिया से हमें पता चलता है कि डेथ की चांसेस ज़्यादा है या कम है। अच्छा, अगर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस को हम ट्रीट न करें तो उसकी वजह से क्या होगी? क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस। इसमें कोई क्वेश्चन है? Chronic pancreatitis. अच्छा, इसमें लिख ले chronic inflammation of pancreas which can cause permanent damage. ठीक है, अगर परमानेंट टिश्यू डैमेज हो जाए तो उसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से परमानेंट डैमेज ऑफ द टिश्यू, डैमेज ऑफ पेंक्रियास लिख ले, परमानेंट डैमेज ऑफ पेंक्रियास। पहले इसकी काजेस क्या है? तो काजेस में इसके लिए जो निमोनिक है तो वो टाइगर ओ। अच्छा, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस और मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस इथेनॉल, अल्कोहल। तो अब ए पर टी पर टॉक्सिक, टी पर टॉक्सिक, और टॉक्सिक्स में हमारे पास अल्कोहल, स्मोकिंग,
इसमें लिख ले जो अल्कोहल है तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रॉनिक, मोस्ट कॉमन काज, तो वो हमारे पास अल्कोहल है और इसकी वजह से 70 to 80% 70 to 80% जो हमारे पास क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस होती है तो वो अल्कोहल की वजह से होती है। अब अगर क्लिनिकल केस में अल्कोहल मेंशन है तो वो क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस होगी। एक्यूट भी हो सकते हैं, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसे। अच्छा, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस तो डिफरेंशिएट कर, अगर सडन है तो फिर एक्यूट और लॉन्ग टर्म से है तो फिर क्रॉनिक। दूसरा इसके लिए जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है तो इसमें स्टेटूरिया होगी, स्टेटूरिया, तो वो इसके बाद हम पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा जो हम आईपार इडियोपैथिक वो काज जो अननोन हो, इडियोपैथिक, और जी पार जेनेटिक, तो PRSS1 अगर इस जीन में म्यूटेशन हो तो ट्रिप्सिनोजिन हमारे पास नॉर्मली एक्टिवेट होते हैं कहाँ पे, ड्यूडेनम में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेटेड इनसाइड पेंक्रियास। हाँ, अगर ट्रिप्सिनोजिन इनसाइड द पेंक्रियास एक्टिवेट हो जाए तो पेंक्रियास के जितने भी एंजाइम है तो फिर इसकी एक्टिवेशन ट्रिप्सिन कराता है, तो फिर हमारे पास पेंक्रियास की वजह से अगर एंजाइम पेंक्रियास के अंदर एक्टिवेट हो जाए तो फिर ऑटो डाइजेशन अब पेंक्रियास होगी, तो उसकी वजह से क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस। अच्छा, दूसरा हमने जो प्रोटीन पढ़ा था, प्रोटीन वो कौन से प्रोटीन था, स्पिंक 1 सेरीन प्रोटिएज इनहिबिटर काजाल टाइप 1। तो ये क्या कराता है कि जो ट्रिप्सिन, अगर खुदा न खास्ता ये ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेट हो जाए ट्रिप्सिन में तो फिर ये स्पिंक प्रोटीन ट्रिप्सिन को ब्लॉक कर देता है कि ये मजीद एंजाइम को एक्टिवेट न करे। ठीक है, अगर इसमें, और दूसरा हमारे पास CFTR चैनल है, CFTR एक्सचेंजर है, तो CFTR एक्सचेंजर में मसला हो तो फिर क्लोराइड और बाइकार्बोनेट की मसला होगी, तो इसकी वजह से भी जेनेटिक हो सकते हैं। 4 नंबर हमारे पास ऑटो इम्यून, और ऑटो इम्यून हमारे पास वो कौन सी एंटीबॉडीज, IgG, और IgG की भी IG1, IG2, IG, तो ये 4। अच्छा, और आर पार रिकरेंट एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, अगर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हम ट्रीट न करें, बार बार होता है तो वो क्रॉनिक में चला जा सकता है, तो इसमें लिख ले क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस, रिकरेंट एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, सिंपल है। और ओ पर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज की वजह से होती है, जब पेंक्रियास एम्ब्रियो में बनता है तो वेंट्रल बट और डोर्सल बट से, तो कभी कभार इस तरह होता है कि ये हमारे पास पेंक्रियास है, तो ये पेंक्रियास की वेंट्रल बट और डोर्सल बट ये क्लोज नहीं होते, तो इसकी वजह से जो एसेसरी डक्ट है और मेन पेंक्रियाटिक डक्ट वो भी सेपरेट होगी और इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसकी पेंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं पेंक्रियाटिक डायविज्म। ये एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है कि पेंक्रियाटिक डायविज्म में जो वेंट्रल बट है और डोर्सल बट है तो वो क्लोज नहीं होते, तो उसकी वजह से डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। अच्छा, अगर ये हमारे पास क्या है, ये पेंक्रियास है, पेंक्रियास में हमारे पास मेन डक्ट है, मेन डक्ट का नाम क्या है, डक्ट ऑफ वर्सिंग। अच्छा, अगर यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर है, तो उसकी वजह से ये डक्ट ब्लॉक हो सकते हैं, तो ये एंजाइम ड्यूडेनम में सिक्रीट होगी या वापस जाएगी, तो उसकी वजह से हो सकती है, तो इसका मतलब है कि कैंसर में हमारे पास हो सकती है। ठीक है, और कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह,
अगर इसकी इंजरी हो जाए, इंजरी, और फिर इसकी जो टिश्यूज है उसकी फिब्रोसिस हो जाए, जो हीलिंग होती है, तो इसकी जब फिब्रोसिस हो जाए तो उसकी वजह से ये डक्ट ब्लॉक हो सकते हैं, तो एंजाइम वापस जाएगी, तो स्ट्रक्चर। अच्छा, और तीसरा जो कंडीशन है, तो हमारे पास एक डक्ट ऊपर से आ गई, इस डक्ट का नाम कॉमन बाइल डक्ट है। तो अगर हमारे पास गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो आ जाए कहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट में, तो कॉमन बाइल डक्ट की वजह से ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, तो उसकी वजह से जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है तो वापस जाएगी, तो इसमें लिख लें स्टोन। ठीक, तो ये इसकी काजेस है। इसमें कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस की क्या होगी? एक तो इसमें हमारे पास पेन कहाँ पे होगी? इट इज फोर गट, मिड गट या हाइंड गट। जब आपकी पहले लेक्चर आपको याद हो तो फिर ज्यादातर आपकी जो पेशेंट की सिम्टम है या क्लिनिकल पिक्चर आपको पता चलता है, तो फोर गट में पेन होगी। अच्छा, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक पेन पेंक्रियाटाइटिस की क्या है? बैक साइड। एपिगेस्ट्रिक पेन रेडिएट टू बैक, तो फिर आपको पता चलता है अगर एपिगेस्ट्रिक पेन है, पेशेंट कंप्लेन करता है और बैकवर्ड की तरफ रेडिएट होता है, तो पेंक्रियाटाइटिस। सिंपल है। एक होता है हमारे पास रिपर पेन, एक होता है रेडिएटिंग पेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मिसाल के तौर पर पोरगट की कोई आर्गन में पेन है, पोरगट में तो हमारे पास एसाफेगस भी है और स्टमक भी है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर लीवर में मसला है, लीवर, हाँ, और लीवर की पेन हमारे पास कहाँ पे होगी? एपिगेस्ट्रम रीजन में। तो पोरगट की जो पेन है वो रिपर पेन है। रिपर का मतलब है कि मसला एक जगह पे हो और पेन दूसरी जगह पे हो। अगर हमारे पास ये आर्गन है, ये आर्गन, और इसमें पेन है, और ये पेन इस जगह से स्टार्ट होता है और इस जगह तक ये रेडिएट होता है, तो ये रेडिएटिंग पेन है। तो इस क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस या एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में हमारे पास पेन होगी एपिगेस्ट्रिक पेन विच रेडिएट टू बैक। तो दोनों में हमारे पास पेन होगी। इसमें सवियर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में सवियर पेन होगी, इसमें भी सवियर होगी, लेकिन कभी कभार जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है तो उससे कम। तो इसमें लिख ले सिम्टम या क्लिनिकल फीचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एपिगेस्ट्रिक पेन होगी, रेडिएट टू बैक, रेडिएट। जितना आपको अच्छा याद हो तो फिर पेशेंट को भी सहूलत होगी। मिसाल के तौर पर उनके लिए जो टेस्ट आप करते हैं तो वो स्पेसिफिक टेस्ट लगाए तो उनके भी पैसे बचता है और आप इसकी डायग्नोस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एपिगेस्ट्रिक पेन रेडिएट टू बैक तो आप एमाइलेस, ट्रांसफरेज और इसकी सीटी स्कैन करेंगे पेंक्रियास की। ठीक है, आपको पता है कि ये पेंक्रियास का मसला है। दूसरा, अगर ये पेन आफ्टर द मील ये कम हो गया ज्यादा, ज्यादा, वर्सन आफ्टर द मील। अच्छा, मील ये हमारे पास क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। कूली का मतलब है गॉल ब्लैडर, जिस तरह गॉल ब्लैडर की इंफॉर्मेशन को कूली सिस्टाइटिस। ठीक है, एक सिस्टाइटिस है वो यूरिनरी ब्लैडर की इंफ्लेमेशन को कहते। कूली सिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर, तो कूली पार गॉल ब्लैडर, कूली सिस्टाइटिस। तो कूली सिस्टोकाइनिन हमारे पास गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन कराता है। एक सिंपल, जब पेट और प्रोटीन हमारे पास ड्यूडेनम में आ जाए तो कूली का सिस्टोकाइनिन क्या करेगी? ये गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करेगी, तो उससे बाइल सिक्रीट होगी और पेंक्रियाट की एसएनआर सेल पे काम करेगी, उसकी वजह से ये एंजाइम रिलीज होगी और ये एंजाइम डाइजेशन कराता है। तो मतलब जब ये फूड नीचे आ जाएगी तो ज़्यादा पेंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होगी, तो ये ऑटो डाइजेशन अप एंजाइम की वजह से है, तो पेन विल वर्सन। ठीक है,
तीसरा हमारे पास अब देखो क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस, ये अच्छा ये पेंक्रियास है, ठीक है। तो पेंक्रियास में हमारे पास एक है एंडोक्राइन सेल और एक है एक्सोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है और एक्सोक्राइन सेल एंजाइम रिलीज कर देते हैं। अब ये हमारे यहाँ इस सेल की इन्फ्लेमेशन हो गई, तो सेल की इन्फ्लेमेशन हो, जब सेल इंजर हो जाए तो उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, कुछ ना कुछ तरीक़ों से वो एडाप्टिव मैकेनिज्म को इख्तियार करेगा। तो फिर लास्ट में इस टिश्यू की पेब्रोसिस होगी। क्या होगी? पेब्रोसिस। तो नॉन फंक्शनल, द सेल विल बी नॉन फंक्शनल और लास्टली इट विल नेक्रोसिस विल अकर। तो अब देखो अगर टिश्यू की पेब्रोसिस हो जाए या टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाए तो फिर ये एंजाइम ज़्यादा होगी या कम? अमाइलेज लाइपेज ज़्यादा या कम? कम। अच्छा, तो लाइपेज एंजाइम कम हो तो फिर इसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन ऑफ पेट होगी, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ पेट। तो अच्छा, तो माल एब्जॉर्प्शन ऑफ पेट होगी तो ये पेट कहाँ पे जाएगी? स्टूल में, तो स्टाइटूरिया। सिंपल है। हो सकता है लेकिन स्टाइटूरिया, और जब पेट में स्टूल हो तो वो पोल स्मेलिंग स्टाइटूरिया। तो इसमें लिख ले क्या? स्टाइटूरिया। एक एक चीज ये तो कोई याद नहीं कर सकते जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर ना हो। कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इजी है। अब देखो ये हमारे पास पेंक्रियाटाइटिस है, पेट की माल एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन कम है, तो एनर्जी ज़्यादा या कम? कम। तो वेट लॉस इसमें हो सकती है, वेट लॉस। अच्छा, लेट स्टेज में हमारे पास जो फर्स्ट डैमेज होती है वो एसएनआर सेल डैमेज होती है क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस में। लास्ट में हमारे पास ये एंडोक्राइन सेल या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन डैमेज होती है। तो लेट स्टेज में हमारे पास जब ये हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन है। आइलेट्स एक आइलैंड है पेंक्रियास में जिसका नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन ने डिस्कवर किया था, तो उसने अपना नाम दिया। और ये क्या कराता है? हार्मोन रिलीज कर देते हैं। तो 60% इसमें क्या है? बीटा सेल है। बीटा सेल हमारे पास सेंटर में होते हैं, अल्फा सेल साइड पे होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन में। अब बीटा सेल जब डैमेज हो जाए, इसकी नेक्रोसिस हो जाए, तो फिर इंसुलिन कम होगी या ज्यादा? कम। तो ग्लूकोज की लेवल कम या ज्यादा? ज्यादा। तो वहां पे ग्लूकोज की लेवल ज्यादा था रेंसन क्राइटेरिया में। दूसरा, जब ग्लूकोज की लेवल ज्यादा हो तो इस कंडीशन की वजह से डियाबिटिस होगी, और इस डियाबिटिस का नाम है डियाबिटिस टाइप 3C या पेंक्रियाटिकोजेनिक डियाबिटिस। अच्छा, तो इसमें क्या होगी? पेंक्रियाटिकोजेनिक डियाबिटिस। या इसका दूसरा नाम है डायबिटीज टाइप 3C। इस तरह है। मतलब पहले हमारे पास या ये पॉइंट लिख लें, विच सेल विच टिश्यू, या लिख लें विच टिश्यूज गेट डिस्ट्रॉयड पस। What is the difference between tissue and cell? सेम सेल इकट्ठा हो जाए तो फिर टिश्यू। अच्छा, तो पहले हमारे पास एक्सोक्राइन सेल डैमेज होती है, एक्सोक्राइन। और एक्सोक्राइन सेल कौन सी है? एसएनआर सेल। तो एक्सोक्राइन डिस्ट्रॉयड फर्स्ट, इसमें लिख ले फर्स्ट। तो ये हमारे पास एक्सोक्राइन सेल, ठीक है। सेकंड, तो हमारे पास एंडोक्राइन सेल, तो हमारे पास एंडोक्राइन सेल जब लेट स्टेज में डिस्ट्रॉय होती है तो लेट स्टेज में डियाबिटीज होगी। सिंपल है। अच्छा, अगर पेशेंट से इस तरह क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस की क्लिनिकली क्वेश्चन किस तरह आएगी?
पहले तो वो मेंशन करेगा क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में अल्कोहल की हिस्ट्री होगी। अल्कोहल की ये तो 70 to 80% किस चीज़ की वजह से होती है? अल्कोहल की वजह। तो अल्कोहल की हिस्ट्री होगी। इसके साथ साथ वो मेंशन करेगा स्टेटूरिया। तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये हमारे पास क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है। और या एपिगेस्ट्रिक पेन अगर उसने मेंशन किया है तो फिर तो मजीद पता चलेगा। इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे? द मेन डिफरेंस इसमें ये होगी कि एमाइलेज लाइपेज एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में ज़्यादा होते हैं या कम? ज़्यादा। इसमें नॉर्मल होगी। इसमें क्या होगी? क्लीन इन्वेस्टिगेशन। और ये हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल क्या होते हैं। तो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से, फिर ये इसकी फिब्रोसिस होगी, टिश्यू की डैमेज होगी, तो इसकी वजह से ये ज़्यादातर एंजाइम नहीं बनाएगा। तो हमारे पास हम अमाइलेज चेक करेंगे। अमाइलेज तो ये क्या होगी? नॉर्मल। अगर एलिवेटेड है तो माइल्डली एलिवेटेड। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, ये माइल्डली एलिवेटेड भी इस ये पेंक्रियास की जो इन्फ्लेमेशन है तो इसकी जो सेल्स से ये एंजाइम बाहर लीक हो गई है और ब्लड में आ गई है। दूसरा हमारे पास जो है वो लाइपेज है, तो लाइपेज भी नॉर्मल होगी, नॉर्मल। और अगर एलिवेटेड है तो माइल्डली। अब जो भी क्लिनिकल केस हो और उसमें फिर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में डिफरेंशिएट करने के लिए आप लाइपेज और अमाइलेज एंजाइम को देखेंगे। जब ये दोनों नॉर्मल है तो क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, और ये ज़्यादा है तो फिर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। अच्छा, इसमें हमारे पास पीकल इलास्टेज हम चेक कर देते हैं। पीकल स्टूल में पीकल इलास्टेज तो ये ज़्यादा होगी या कम? क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में ये कम होगी, तो फिर जब हम ये चेक करें तो ये कम होगी, लो। इसके बाद हम करते हैं क्या? सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन पे नजर आएगी क्या? सीटी स्कैन पे कैल्शियम डिपोजिशन, पेंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन, अब देखो पेंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। इसके बाद हम करेंगे एमआरसीपी या ईआरसीपी। एमआरसीपी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी। कोलेंजियो का मतलब क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? कोलेंजाइटिस। तो कोलेंजियो कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों को जब हम मैग्नेटिक रेजोनेंस के थ्रू देखते हैं ओपन, ये इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। ये क्या है? नॉन इन्वेजिव। तो एमआरसीपी में हम दोनों को देखते हैं बाहर से मैग्नेटिक रेजोनेंस से, जिस तरह एमआरआई है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और ईआरसीपी में एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी। अब देखो इसमें हम एंडोस्कोप यूज करते हैं। अच्छा, एंडोस्कोप पहले वर्ड्स को देखें तो एंडोस्कोप, हम एंडोस्कोप एंटर कर देते हैं। इसके बाद रेट्रोग्रेड का मतलब है रिवर्स, रेट्रोग्रेड रिवर्स कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी। इसमें हम एंडोस्कोप यूज करते हैं और
क्रिस्टल डाई, कलर डाई, ठीक है। तो वो डाई हम एंडोस्कोप के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एंड पेंक्रियाटिक डक्ट, तो फिर हमें ये विजिबल नजर आएगी, ठीक है। और फिर इसके एक्सरेस करते हैं। तो एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजो, इसमें हम पहले क्या कर देते हैं, इसमें हम एंडोस्कोप पहले इंटर कर देते हैं, एंडोस्कोप के थ्रू इंजेक्शन ऑफ द क्रिस्टल, इंजेक्शन ऑफ क्रिस्टल डाई, कंट्रास्ट डाई जो कलर, तो इसमें हम इसके बाद एंडोस्कोप और फिर इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट डाई, और ये जब हम कंट्रास्ट डाई दे दे तो फिर एक्सरेस पे साफ नज़र आएगी, तो फिर इसके बाद एक्सरेस करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजो। ये हमारे पास पेंक्रियाटिक एंजाइम है और बाइल है, तो ये ड्यूडेनम में आते हैं और हम ये इंजेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ये डाई जो इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसको इसलिए एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड पेंक्रियाटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैल्सिफिकेशन, पेंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन क्यों होगी, तो हमारे पास जब पेंक्रियास की टिश्यूज है, पेंक्रियाटिक टिश्यू, ये जब डैमेज हो जाए, डैमेज, तो ये क्या रिलीज करेगी, तो इसकी वजह से फिर क्या होगी, ये पेंक्रियाटिक टिश्यू की इंजरी की वजह से ये हमारे पास प्रोटीन, ये डक्ट, यहाँ पे ये पेंक्रियास है, ये पेंक्रियास है और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल डक्ट है, तो स्मॉल डक्ट में ये प्रोटीन इसके साथ, तो सेल में हमारे पास प्रोटीन है, कैल्शियम भी है, तो ये प्रोटीन पेंक्रियाटिक टिश्यू, तो प्रोटीन प्लग विल ब्लॉक डक्ट्स ऑफ पेंक्रियास। अच्छा, जब ये डक्ट को इसमें पेंक्रियास प्रोटीन प्लग आ जाए, प्रोटीन, तो ये प्रोटीन प्लग क्या है, प्रोटीन प्लग हमारे पास, ये प्रोटीन प्लग हमारे पास डीनेचर प्रोटीन है, डीनेचर्ड प्रोटीन है, प्लस क्या है, कैल्शियम, प्लस कैल्शियम साल्ट, सिंपल है। अब ये पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये पेंक्रियाटिक डक्ट, इसमें स्ट्रेट होता है, इसमें जब प्रोटीन प्लग और ये कैल्शियम आ जाए, इसमें डिपॉजिट हो जाए, तो फिर ये रेगुलर होगी या इरेगुलर, इस पे प्रेशर लगाएगी, तो ये डक्ट हमारे पास फिर इस तरह इरेगुलर होगी, हाँ, और इसको कहते हैं लेक ऑफ चेन, लेक ऑफ चेन, इस तरह तालाब जैसे, या वैसे इसको क्या, लेक ऑफ चेन, इरेगुलर पेंक्रियाटिक डक्ट नजर आएगी। तो MRCP ARCP पे हमारे पास क्या होगी, लेक ऑफ चेन, लेक ऑफ चेन, या इसको कहते हैं इरेगुलर पेंक्रियाटिक डक्ट, सिंपल है। इसमें तो अमाइलेज लाइपेज इसलिए नॉर्मल होगी बनस्पत एक्यूट की कि उसकी जो फिर टिश्यूज है तो उसकी फिब्रोसिस होगी, नेक्रोसिस होगी, तो ये नॉर्मल होगी, फीकल इलास्टेज भी कम होगी, एंजाइम कम। सीटी स्कैन पे हम देखें तो फिर पेंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन होगी, ठीक है। MRCP पे हम देखें या ARCP पे देखें तो फिर लेक ऑफ चेन नज़र आएगी, ये जो पेंक्रियास की जो डक्ट है तो वो इरेगुलर नज़र आएगी, उसको कहते हैं लेक ऑफ चेन। अब कभी कभार हमारे पास इसकी जो, इसका पिक्चर, pancreas is intraperitoneal or retroperitoneal, हाँ, हाँ, यस, टेल एक्सेप्ट टेल, तो ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल है, तो इसका मतलब है कि पेंक्रियास सिट इन द पेरिटोनियम, बट अच्छा, ये हमारे पास पेंक्रियास है तो इसके एंटीरियर साइड पे पेरिटोनियम है, रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब है कि बिहाइंड द पेरिटोनियम, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि पेंक्रियास ये क्या है,
सिट इन रेट्रोपेरिटोनियम। रेट्रोपेरिटोनियम। अच्छा, जब पेंक्रियास की टिश्यू के डैमेज हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो ये एंजाइम लाइपेज एंजाइम लीक हो सकती है। हाँ, तो इन पेंक्रियाटाइटस ये लाइपेज एंजाइम क्या होगी? लीक। ठीक, तो फिर जब ये यहाँ इसके फ्रंट साइड पे क्या है? पेरिटोनियम, पेट है। तो फिर ये लाइपेज जो लीक हो गई है, ये जो रेट्रोपेरिटोनियम की जो पेट है, ट्राइग्लाइसराइड, ये कन्वर्ट करेगी किस चीज में? ये लाइपेज ये कन्वर्ट करेगी प्री फैटी एसिड में, प्री फैटी एसिड में। सिंपल है। और प्री फैटी एसिड हमारे पास मिलती है किस चीज के साथ? कैल्शियम में। कैल्शियम कहाँ पे है? ब्लड में। और प्री फैटी एसिड भी ब्लड में है। जब ये दोनों मिल जाए तो ये बनाता है पेट कैल्शियम डिपॉजिट, और ये वाइट या चाकी वाइट डिपॉजिट है, चाकी वाइट डिपॉजिट। और इस प्रोसेस को कहते हैं, ये सूप जैसे नजर आएगी, सूप बबल, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉनिफिकेशन, कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन। ये सूप जैसे नजर आएगी, सूप बबल, तो इसको कहते हैं स्पॉनिफिकेशन। सिंपल है। हमारे पास पेंक्रियास है, पेंक्रियास रेट्रोपेरिटोनियम है, कि इसका मतलब है कि इंटीरियर साइड, फ्रंट साइड पे इसकी पेरिटोनियम है। तो पेरिटोनियम में हमारे पास क्या होती है? इज अ पेटी लेयर इन द एब्डोमेन है। तो अब ये लाइपेज एंजाइम, तो पेंक्रियास की एंजाइम इसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो लाइपेज एंजाइम लीक होगी। ये माइल्डली एलिवेटेड भी लीकेज की वजह से है वहाँ पे। अच्छा, तो ये ट्राइग्लाइसराइड की कन्वर्जन करेगी प्री फैटी एसिड में, प्री फैटी एसिड में ब्लड में कैल्शियम के साथ मिलता है, तो ये चाकी वाइट बनाता है डिपॉजिट। ये चाकी वाइट या पेट कैल्शियम डिपॉजिट उसे कहलाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉनिफिकेशन। अब इसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? पहले एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ये इसमें एंजाइम का मसला है, तो इसमें हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी करेंगे, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी। अच्छा, और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, इसके लिए जो पेन है, तो पेन कम करने के लिए क्या देंगे? यस, मार्पिन। और इसके साथ साथ और कौन सी है जो स्ट्रांग एनाल्जेसिक में हम देते हैं? स्ट्रांग एनाल्जेसिक के लिए जो ड्रग देते हैं, तो हाइड्रोमार्पोन मॉडरेट, और इसके साथ साथ पेथिडीन या पेंटानाइल। हाँ, तो जो भी हो तो वो हम दे सकते हैं। स्ट्रांग एनाल्जेसिक देंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? पहले तो स्ट्रांग एनाल्जेसिक ये नॉर्मल इंसेट से हम इस दर्द को कम नहीं कर सकते, तो इंसेट हम इस कंडीशन में नहीं देंगे। इस कंडीशन में हम मार्पिन देंगे। ये मार्पिन हमारे पास ओपियाइड है, और ओपियाइड में एक मसला होती है कि ये एडिक्शन कराता है जिस तरह, तो ये एडिक्टिव है, फिर इसके बगैर गुजारा नहीं होती। इसके बाद हम क्या देंगे कि पेंक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज जो है, तो उसकी मतलब जो फूड है, तो फूड के साथ साथ हम इसकी जो पेंक्रियाटिक लाइपेज रिप्लेसमेंट थेरापी करेंगे, इसके साथ साथ एंजाइम भी देंगे जब ये पेंक्रियास को रिमूव किया जाएगा। तो पेंक्रियाटिक पहले, तो हम इसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इसके साथ साथ अगर ये अल्कोहल की वजह से है, तो पेशेंट को कहेंगे कि यू शुड क्विट द अल्कोहल। अगर स्मोकिंग की वजह से है, तो स्मोकिंग जो भी कास है, तो वो ट्रीट करेंगे। तीसरा, इसके लिए हम क्या करेंगे? पार्शियल पेंक्रियाटिकोग्राफी। अगर इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन किस चीज़ के है? इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की है, डायबिटीज़ की है, और इसके साथ साथ कैंसर की है। हाँ, तो इसके लिए हम पार्शियल
partial in severe cases और इसके साथ साथ थर्ड लिख ले पेंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट। इस तरह हार्मोन भी, एंजाइम भी, हार्मोन भी, इंसुलिन भी देंगे, ठीक है, इसमें ग्लूकोज, तो डायबिटीज के लिए फिर इंसुलिन देंगे और इसके साथ साथ हार्मोन, तो इसमें लिख ले हार्मोन, ठीक है। और लास्ट इन द severe condition partial pancreaticotomy in severe case, partial pancreatictomy या इसके साथ साथ जो हम सर्जरी तो पस्टो प्रोसीजर है। पस्टो प्रोसीजर इस तरह है, यहाँ पे हमारे पास लेक अप चेन होती है, किस चीज़ की वजह से? कैल्शियम और प्रोटीन की डिपोजिशन की वजह से। तो ये हमारे पास क्या है? पेंक्रियास है, ये मेन डक्ट है और ये मेन डक्ट क्या है? ब्लॉक है। तो पस्टो जो प्रोसीजर है, पस्टो प्रोसीजर PUESTOW प्रोसीजर, एक हमारे पास वेपल प्रोसीजर है। अगर पेंक्रियास के हेड में कैंसर है तो उसके लिए फिर करते हैं वेपल प्रोसीजर। पस्टो प्रोसीजर इस तरह है कि ये ड्यूडिनम है और ये डक्ट ब्लॉक है तो बैकवर्ड प्रेशर होगी। तो पहले तो हम ये डक्ट को ओपन करेंगे और ये ज्यूजिनम को, फिर ये ज्यूजिनम को रिसेक्ट करेंगे और फिर ये एनास्मोस करेंगे इस डक्ट की जगह, और इस प्रोसीजर को कहते हैं पस्टो प्रोसीजर। सिंपल है, ये ज्यूजिनम है या इसको पस्टो प्रोसीजर को जो हम इसकी एनास्मोसिस करते हैं तो वो पेंक्रियाटिको ज्यूजिनोस्टोमी, ज्यूजिनोस्टोमी, और लास्ट कंडीशन में हम टोटल पेंक्रियाटिक्टोमी। सिंपल है। पस्टो प्रोसीजर में इस तरह है कि ये ज्यूजिनम है तो ज्यूजिनम इसकी डक्ट के थ्रू फिर काम करता है, इसकी जो एंजाइम है तो फिर ज्यूजिनम में आ जाएगी, ठीक, और ज्यूजिनम के थ्रू, और फिर हम ये जो रिसेक्ट कर देते हैं तो थोरैक्स वाई प्रोसीजर से भी कर सकते हैं इसकी एनास्मोसिस। वाई शेप इसमें बनेगी जो दोबारा हम ये अटैच कर देते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है?